Assalamualaikum, this is Mueed Pirzada on the east coast of United States. इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ अमेरिका में और कनाडा में शाम के 5 बज चुके हैं, फ्यू मिनट्स पास 5 PM अमेरिका और कनाडा में, और पाकिस्तान में सुबह के 3 बज गए हैं। खासी हमाकत का काम है इस वक्त एक वीलॉग रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। जहाँ इस वक्त अमेरिका में शाम के 5 बज रहे हैं, अमेरिका और कनाडा के अंदर, लातीनी अमेरिका के अंदर, इसी तरह से बरतानिया में इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अंदाजन इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। और मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करता हूँ। स्टेटिस्टिक्स शेयर करने से पहले आपसे ये भी मैं एतराफ़ करूँ कि आज जो मैंने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सारा फैसला पढ़ा, उसकी डेवलपमेंट देखी, फिर जो कुछ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसे देखा, पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन्हें मैं देख रहा था, और मैं इस हवाले से जब रिसर्च कर रहा था तो मैं एक से ज़्यादा दफ़ा अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। जो मैंने रोना धोना था पाकिस्तान की सूरत हाल पे, अपनी सूरत हाल पे, आने वाली पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जिसकी उम्र 35 बरस से कम है, उसके मुस्तकबिल के हवाले से, वो रोना धोना मैं कर चुका हूँ। अब मुझे अपने ऊपर बड़ा ज़बत है, लेकिन इस बैकग्राउंड को बताना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मैं बहुत जो कुछ कहूँगा बहुत न्यूट्रल आवाज़ में मैं वो कहूँगा, उसमें कोई जज्बात नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो जज्बात से आ रही है, उसके अंदर बहुत इमोशन है। और ये मैं आपके सामने बता सकता हूँ कि पिछले कई घंटे से यहाँ मैं एक सड़क के किनारे, एक रेस्टोरेंट के किनारे बैठ के ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं इसके हवाले से लिख रहा हूँ। जब लिख रहा हूँ तो मैं इसके हवाले से साथ सोच भी रहा हूँ, मेरे जहन में एक मसलसल डायलॉग जो है वो चल रहा है। अब मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करता हूँ, और इन स्टेटिस्टिक्स का ताल्लुक मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से है, इस चैनल से है। चैनल कहना भी इसको गलत है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे तकरीबन 5.25 लाख लोग या इस अंदाज़न लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे फॉलो करते हैं। आप सब लोग, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और जब मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मुझे एक बड़ी मेच्योर किस्म की ऑडियंस मिलती है जो दुनिया भर में फैली हुई है, बिकॉज इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग सोए हुए हैं। और ये जो इसके मैं एक एज प्रोफाइल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल को जो लोग फॉलो करते हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, उनमें से 48%, 48% जो हैं उनकी उम्रें 25 से 44 के दरमियान है। 25 से 44 की जो एज ब्रैकेट है, 48% मेरे व्यूवरशिप जो हैं वो उस एज ब्रैकेट में है। और 45% जो मेरे व्यूवर हैं वो 45 से 65 यानी 45 बरस से 65 बरस यानी 65 बरस से तक की वो एज रेंज में फॉलो करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ कन्फ्यूज हूँ क्योंकि 12% जो है वो ओवर द एज ऑफ 65 है, 12%। मैंने और बहुत से व्लॉगर से जिनसे मेरा तारुफ या मुलाकात है उनसे मैंने डिस्कस किया ये स्टेटिस्टिक्स। किसी के पास इतनी मेच्योर जो व्यूवरशिप है वो नहीं है। उनका जो एज उसमें 18-24 का कंपोनेंट और 24-35 का 24-44 का जो कंपोनेंट है वो यूजुअली ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो कंपोनेंट मेरे पास है 45 से लेके 65 एंड 65 अबव जो है, ये अक्सर व्लॉगर्स के पास ये एज कंपोनेंट नहीं है, और अगर है तो बड़ा थोड़ा है, ख़ास करके ओवर 65। इसका फ़ायदा यह है कि जब मैं इस रात को लेट से ऐसा व्लॉग करता हूँ तो मुझे ये व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। ये मेच्योर व्यूवरशिप है, और जब कमेंट्स आते हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं आपके कमेंट्स आपको पता है पढ़ता हूँ, कई दफ़ा उनका जवाब भी देता हूँ, उसको मैं पिन भी करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और व्लॉगर पाकिस्तान का ऐसा है जो कमेंट्स को, 1000 कमेंट्स को सर्व करने की कोशिश करता है, उनको पढ़ता है, उसके जवाब देने की कोशिश करता है, और फिर उनको मैं पिन करता हूँ, और उसमें मैं चाहता हूँ कि एक डिबेट हो। तो मैं करता हूँ, और मुझे इस पर मैं समझता हूँ कि अगर एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ अगर मेरी कोई कमाई है, मेरी कोई प्राइड है, मेरा कोई मोमेंट ऑफ रिलीफ मेरे लिए है, तो वो ये है कि मैं इतनी एक मेच्योर जो व्यूवरशिप है उसे मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ, मैं उसे कमांड कर रहा हूँ। और उसमें से बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने उन्हें सोचने की राहें दी हैं, और मैं उनको सोचने पे मजबूर करता हूँ, और यही मेरी कंट्रीब्यूशन है। मेरी कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि मैं कहूँ कि डेवलपमेंट नंबर 1 ये है, ए भी हो गया, ए भी हो गया, डेवलपमेंट 2, डेवलपमेंट 3 ये है। मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं लोगों को सोचने पे मजबूर करता हूँ। और जब लोग ये कहते हैं कि उनको चीज़ों को समझने में मदद मिली है, वरना अखबारें तो बहुत हैं, वेबसाइट्स भी बहुत हैं, टेलीविजन चैनल भी बहुत हैं, 100 व्लॉगर्स भी हैं, तो मुझे उसमें एक अपने लिए मोमेंट ऑफ रिलीफ मिलती है। मैं समझता हूँ ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, ये मेरी लेगेसी है। लेकिन अब मैं जो चीज़ कहने वाला हूँ बड़ी तकलीफ से, मैं समझता हूँ कि मेरी जो जनरेशन है ओवर द एज ऑफ 50, और जो मेरे वाले साहब की जनरेशन थी, व्हेन ही डाइड ही वाज 85-86 ईयर्स ऑफ एज, और वो जो जनरेशन है जो ओवर 65 है, जो ओवर 50 है, ये हम सब के लिए बड़ा मोमेंट ऑफ शेम है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये हमारा फेलियर है, ये मोमेंट ऑफ शेम है। हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक जाने चाहिए जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और
मेरे वाले साहब की जो जनरेशन है वो खालिस्तन इसके लिए ज़िम्मेदार है। और ज़िम्मेदार इसलिए नहीं है कि कोई आपने करप्शन की है, कोई आपने कत्लो गारत की है, कोई आपने सड़कों पे उधम मचाया है। मोमेंट ऑफ शेम इसलिए है कि आपने ज़िंदगी इस तरह से गुजारी कि आपको दुनिया की समझ ही नहीं आई, आपके आइडियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वर्ल्ड ऑर्डर की, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की, कि जिस तरह से दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर ग्रो कर रहा था उसके अंदर किस किस्म की जद्दोजहद हो रही थी, किस किस्म की कशमकश थी, कैसे टेक्नोलॉजी ने, साइंटिफिक इनोवेशन ने, साइंटिफिक डिस्कवरी ने, इंटरनेट की एज ने, न्यूक्लियर एज ने, स्पेस एज ने जो एक वर्ल्ड ऑर्डर शेप किया, उस वर्ल्ड ऑर्डर का जो जबर था उसमें इसराइल कहाँ फिट होता है, उसमें मशरक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, उसमें अमेरिका की क्या ताकत है, उसमें चाइना का क्या राइज है, उसमें हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान उनकी उनकी जो आपस की कंपटीशन है उसकी क्या अहमियत है। इन तमाम चीज़ों में आप चीज़ों को ठीक तरह से नहीं समझ सके। अब ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब जिनकी एक उर्दू नेशनलिज्म भी है। आपकी इस खामखा की जो उर्दू नेशनलिज्म थी उसने पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स को दुनिया को समझने से महरूम कर दिया, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट करनी थी पॉली लैंग्वेजेस के अंदर, मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर पाकिस्तानी रियासत को, वो आपने होने नहीं दी, बिकॉज आपके आइडियाज़ के अंदर, मेरे वाले साहब की जनरेशन के आइडियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स थे, डेफिसिट्स थे, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल जो है, एक खौफनाक, दर्दनाक, इंतहाई पेनफुल सूरत हाल है, जिसमें मेरा ख्याल है मैं रोज़ ही आंसू बहाता हूँ और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो भी आंसू बहाते हैं और मानते हैं और एतराफ़ करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार हम हैं। ये कोई खाली करप्शन छोटी मोटी का मामला नहीं है, ये एक डेफिसिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसे अभी भी वक्त है कि हम इसे करेक्ट करें, अगर हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। और मेरी यही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं आपको कचूके दूँ और आपको सोचने के ऊपर मैं मजबूर करूँ। देखें, और इस प्रोसेस ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने अपना एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन, द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जिसको उर्फ़ आम में लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह के, लेकिन ये वो इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल कॉन्ग्लोमरेट जिसके अंदर हमारे पिछले 75 बरस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इन्वेस्ट किए, अपने खून और पसीने का और अपनी जानों का नजराना दे के हमने ये इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, फॉर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सबकी बेवकूफ़ियाँ शामिल हैं। जहाँ जनरल बाजवा के ब्लंडर हैं, वहाँ इमरान खान की बेवकूफ़ियाँ, नवाज शरीफ की बेवकूफ़ियाँ, पाकिस्तान के उर्दू ज़राए इब्लाग, एडिटर क्लास, पाकिस्तान के कॉलम नवीस, जो सारे जो हमारे बहुत ही अच्छे, एक मेरे बहुत ही बड़े मेंटोर हैं पाकिस्तान के उर्दू मीडिया के अंदर, कॉलम नवीस है पाकिस्तान के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, आजकल खुद ज़ेर अताब आए हुए हैं। उन्होंने वो सिपा सलार लिख के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया। बट ये एक स्मॉलर पार्ट है उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। जो लार्जर फेलियर है कि हमने अपने इस इंस्टीट्यूशन को भी गैरों के हवाले कर दिया। ये हमारा अपना इंस्टीट्यूशन था और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसे आप में से कुछ लोग शायद समझ सकेंगे, स्पेशली जो सीनियर अफसरान हैं पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो आप रिटायर हो चुके हैं। जब मैं ये जुमला बोलने वाला हूँ तो समझ जाएंगे कि 9/11 के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने बड़ी स्ट्रगल की अगले 15-16 बरस तक कि अपने आप को उस नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर प्रोटेक्ट कर सकें जो इवॉल्व कर रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेस एज, इंटरनेट, ट्रेड कंपटीशन, प्रोडक्टिविटी इश्यूज़। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जिनको मैं समझता हूँ बड़े ब्रिलियंट लोग थे, जैसे फॉर इंस्टेंस जनरल कयानी का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। और साथ ही कहना ज़रूरी है कि उनके ऊपर जो, उनके भाइयों के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे बदकिस्मती से, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, उसमें सदाकत है, उनको आप डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन दैट ऑल्सो डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जनरल कयानी जो हैं वो एक ऐसी जनरेशन को, उनकी तरह और भी मैं समझता हूँ बहुत से लोग थे, जैसे जनरल जहांगीर करामत थे, और भी बहुत से होंगे जिनके मुझे इस वक्त मैं नाम सरदस्त नहीं ले रहा। ये वो जनरेशन थी जिसने उस नए तारीख के जबर के अंदर अपने इस इंस्टीट्यूशन को ऑटोनमस रखने की कोशिश की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया तारीख के जबर को समझ ही नहीं सकी, इसलिए हमने जो थोड़ी बहुत फ्रीडम्स भी हमारी थी एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, उन्हें हमने कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ज़ाया कर दिया। और अपना जो की इंस्टीट्यूशनल कॉन्ग्लोमरेट था द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, उसको भी हमने अपने ही एक तरह से कह लें कि इंटरनेशनल फोर्सेस के हवाले कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने दुश्मनों के हवाले कर दिया, क्योंकि आप उनको क्लियरली दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन अब वो हमारी डायरेक्शन जो है वो टोटली उनके हाथ में चली गई है और वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हमारे ही इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे बड़ा फेलियर जो है मेंटल, सेरिब्रल,
आइडियाज़ का फेलियर जो नहीं हो सकता, ये फेलियर मेरी जनरेशन का, मेरे वालिद साहब की जनरेशन का और आप सबका है, विच आर ओवर द एज ऑफ 45 एंड 65 अबव। ये आप सबका फेलियर है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट करें। दिस इज़, ये मेरा, आप इसे कह लें, ये मेरा प्रेफेस है इस वीलॉग का, ये इब्तदाइया है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसके ऊपर हम आ जाएं, जो डेवलपमेंट्स मेरे सामने, क्यों मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। एक इसकी एग्जांपल देख लें, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। चंद दिन पहले जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जनाब इज़्ज़त माब सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए वाशिंगटन के अंदर, तो बड़े डरे हुए थे, बड़े घबराए हुए थे कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी उन्हें रोस्ट कर देगी और उनको मिलेगा। फिर एम्बेसी ने उनके लिए एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज़ की और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के कोई कहते हैं 40 से ज़्यादा, पता नहीं 44 या 42 इंतहाई सक्सेसफुल पाकिस्तानी अमेरिकन, जिनमें से हर आदमी की वर्थ कम से कम $10 मिलियन होगी, कुछ उनमें शायद $100 मिलियन के होंगे, लेकिन एनीवे किसी अक्सर की वर्थ जो है वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर्स, 50 मिलियन डॉलर्स, $100 मिलियन होगी। और ये वो पाकिस्तानी अमेरिकन है जिन्होंने किसी जनरल साहब की मेहरबानी से, किसी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से, किसी CIA की मेहरबानी से, किसी अमेरिकन हुकूमत की मेहरबानी से अपना पैसा, अपना सरमाया, अपनी इज्जत जो है वो नहीं उन्होंने कमाई। उन्होंने मेहनत की, वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने हाथों से मेहनत की, अपने दिमाग से मेहनत की और अपनी ज़िंदगी का सफ़र और उसकी बैटल्स उन्होंने खुद जीती। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की इतनी कमज़ोरी है, मैं इसको ज़मीर की कमज़ोरी नहीं कह रहा, मैं फ़र्क बताने लगा हूँ आपको। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की इतनी कमज़ोरी थी, इतनी कमज़ोरी है, उनके इंटेलेक्चुअल डेफिसिट इतना शदीद है, बिकॉज जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं उनमें से 99% या 98% या मोर देन 90% जो है यहाँ पे आए हैं, वो कोई आइडियाज़ की वजह से एग्जिट या एग्जाइल में नहीं आए, जिस तरह से बहुत से लोग जो मशरक़ वस्ता से फ़लस्तीनी यहाँ से आए हैं, जिनको आप देख रहे हैं अभी अक्टूबर 7 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपने देखा कि जो फ़लस्तीनी इंटेलिजेंसिया है, कोई आपको सऊदी अरब की इंटेलिजेंसिया नज़र नहीं आ रही, कोई आपको कतर की इंटेलिजेंसिया नज़र नहीं आ रही, कोई आपको UAE की, ओमान की इंटेलिजेंसिया नज़र नहीं आ रही। ज़रा गौर करें इस चीज़ पे, जितनी इंटेलिजेंसिया आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर नज़र आ रही है, वो प्रीडोमिनेटली पैलेस्टीनियन ओरिजिन की है, या लेबनीज ओरिजिन की है, या जॉर्डेनियन ओरिजिन की है, या ट्यूनीसियन ओरिजिन की है, या इजिप्शियन ओरिजिन की है। सोचें इसकी क्या वजूहात हैं। बहरहाल कोई ऐसा, हमारे जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हैं, हमने कोई ऐसी इंटेलिजेंसिया ही नहीं पैदा की। हम सब इकोनॉमिक माइग्रेंट थे, हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी की खातर आए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए, डिग्रियाँ ले ली, अस्पतालों में काम कर लिया, बिज़नेस कर लिए, दुकानें कर ली, 7-Eleven रन कर लिए, गैस स्टेशन रन कर लिए। लेकिन 70-75 बरस की इस इमिग्रेशन के प्रोसेस के बाद आप देखें, हमारी कंट्रीब्यूशन देखें सोशल साइंसेज के अंदर, यहाँ के एकेडेमिया के अंदर, यहाँ की ओपिनियन मेकिंग के सर्कल के अंदर। मैंने लास्ट वीलॉग किया, मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो हिंदुस्तानी ओरिजिन के, एक अभी भी खड़ी हुई है निकी हेली, और जो विवेक रामास्वामी जो ड्रॉप आउट हो गए आयोवा के बाद, दोनों इंडियन ओरिजिन के। ज़रा अंदाज़ा करें ताकत का, इन्फ्लुएंस का, इम्पैक्ट का कंपैरिजन देखें कि आपको डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंपेन के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी की कैंपेन के अंदर कोई आपको फ्रंट रनर पाकिस्तानी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। खा कभी आप सुन लेते हैं कि कोई मेयर है, ये कोई कांग्रेस की कंपटीशन। ये बेसिकली एक सेरेब्रल मेंटल वीकनेस है, चूँकि इकोनॉमिक माइग्रेंट से, इसलिए उनके अंदर जो एक दिमाग की जद्दोजहद है, दुनिया को समझने की जद्दोजहद है, वो हुई नहीं, जो हमारी कमज़ोरी है। लेकिन ये जो हमारे लोग थे जो इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल हैं, जब उनको एम्बेसी ने बुलाया तो भीगी बिल्ली की तरह दुम हिलाते हुए वहाँ पर एक ऐसे जनरल साहब को इज्जत देने के लिए, ग्रीट करने के लिए वहाँ पर चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म और इस्तबदाद और जबर का एक उन्होंने रेन ऑफ टेरर जो है वो कायम किया हुआ है। इनकी ये मोमेंट ऑफ पावर ये थी, ये इनकी अपनी जो सक्सेस थी इन 40+ पाकिस्तानी अमेरिकन की, जो सब बड़े रेस्पेक्टेबल हैं, बड़े कामयाब हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेफिसिट और फेलियर इतना ज़्यादा शदीद था। इनके जो मोमेंट ऑफ पावर थी ज़िंदगी में, वो ये नहीं है कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई कर्नल साहब रिसीव करके सलूट मारेंगे, आपको सरकारी गाड़ी में बैठाएंगे, आपके ज़मीन के मसले कोई वहाँ पर हल कर देंगे। इनमें से एक साहब के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को कोई पता नहीं प्रॉमिस कर रखा है कि $9 मिलियन मैं दूंगा, अल्लाह करे ना दें क्योंकि अभी तक दिया नहीं है। वो $9 मिलियन पाकिस्तान में कोई जो है ना पानी के लिए कुछ अंदरून सिंध के अंदर या साधारण पंजाब के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर पानी के रिसोर्सेज इंप्रूव करने के लिए कर दें, स्कूल के बच्चों की एजुकेशन के लिए कर दें, कोई इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो आप पाकिस्तान में ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करेंगे। एक सरकार के, वो भी महकमा दिफा के इंस्टीट्यूशन के अंदर $9 मिलियन देने का तो मतलब यह है कि आपको शायद उनसे कुछ चाहिए होगा। तो मेरी आपसे अपील है कि ना दें $9 मिलियन, आप इसको किसी कार खैर में पाकिस्तान के अंदर बेहतर तरीके से आप इसको कंट्रीब्यूट करें, ना ज़ाया करें इस पैसे को। आपको नहीं चाहिए थी ये जनरल साहब की खुशनुदी से आपको कुछ नहीं मिलना था। मैं ये समझता हूँ कि आप सबका वहाँ पे जाना और जनरल साहब को एम्पावर करना, उनको एहसास दिलाना कि उनकी ताकत से वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं,
ये एक बहुत बड़ा आपका फेलियर था, जिसको मैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट और इंटेलेक्चुअल फेलियर कहता हूँ। और ये वो फेलियर है जो मैं कहता हूँ कि मेरे बाप की जनरेशन का है, मेरी जनरेशन का है, आप सबका है, जिसकी कीमत आप नहीं अदा कर रहे, जिसकी कीमत वो पाकिस्तानी जिनकी उम्र 35 बरस से कम है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिसके पास मीनिंगफुल जॉब नहीं है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, शक्लें देखिए उन बेचारों की, कैलोरिक वैल्यू उनके फूड के अंदर नहीं है। यहाँ मैं अभी बैठा हुआ, अमरीकी बच्चे मेरे आगे पीछे, मैं भी देख रहा था, यहाँ पे मैं बच्चों से बात भी कर रहा था जो स्कूल हाई स्कूल के बच्चे इस सड़क पे थे, और मैं उनको देख रहा था, उसमें उसमें काले भी थे, उसमें गोरे भी थे। एक स्कूल के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे, उसमें गोरे भी थे, उसमें काले भी थे, उसमें हिस्पैनिक भी थे, मुसलमान भी थे, ज्यूज़ भी थे। मैं उनकी सेहत देख रहा था, और पाकिस्तान में सड़क पे बैठे हुए जो बच्चे हैं उनकी अगर आप सेहत देखें, साउथ पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर देखें उनके क्या हालात हैं, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल फेलियर है वर्ल्ड ऑर्डर को ना अंडरस्टैंड करने का। और आप में से बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि कहीं $1 मिलियन लगा दें, मस्जिदों को पैसे दे रहे हैं, कोई कहता है हॉस्पिटल को हम पैसे लगा दें तो उससे हो जाएगा। पाकिस्तान को आपके पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए कि किसी भी मुल्क को कहीं से भी किसी डायस्पोरा के पैसों की ज़रूरत नहीं होती। ये दूसरा बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल फेलियर है। असल में उस मुल्क को एक पॉलिटिकल डायरेक्शन चाहिए होती है, उसको एक इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन चाहिए होती है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसको एक जेन्युइन लीडरशिप चाहिए होती है जो उसी मुल्क के ज़राए को अपने टैक्सेशन सिस्टम के ज़रिए बेहतर ऑर्गेनाइज कर सके, उस मुल्क की इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सके, प्रोडक्टिविटी में इजाफा करे, बेहतर टैक्सेशन सिस्टम लेके आए, रिफॉर्म करे, रिच को रिफॉर्म करे। जैसे अब अमेरिका में देख रहे हैं कि यहाँ तो जो अमीर है $500,000 से ज़्यादा कमाता है, उसको तो सीधा सीधा 50% टैक्स देना पड़ जाता है। कनाडा में शायद उससे भी ज़्यादा है, बरतानिया में ऐसी सूरत हाल है। लेकिन आप इन सड़कों पर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये सारी की सारी जो है ये टैक्स पेड वजह से ये इसकी इतनी अच्छी जो है वो सूरत हाल आपके सामने, और आप में से सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ मस्जिद के लिए और हमने फ़लाँ जो है स्कूल के लिए या हमने फ़लाँ डिस्पेंसरी के लिए या हॉस्पिटल के लिए इतने पैसे दिए। ना दें ये पैसे। आप अगर यही अपने पैसे और अपनी मेहनत जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप लगाएंगे, तो ये जो आने वाली जनरेशन जिसकी ज़िंदगी आप सबके फेलियर ने, आप सबके इंटेलेक्चुअल फेलियर ने, हम सब के इंटेलेक्चुअल फेलियर ने, मेरे बाप की जो जनरेशन थी उसके इंटेलेक्चुअल फेलियर ने इन नौजवान पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में डाल दी हैं। ये हम सबका फेलियर। इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दी है कि जब भीगी बिल्ली की तरह चले गए एक जनरल साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो ये उसकी क्लासिक एग्जांपल थी, किसी करप्शन की एग्जांपल नहीं थी, ये इंटेलेक्चुअल फेलियर की एग्जांपल थी। अच्छा, अब देखें आईसीजे की जो रूलिंग आई है साउथ अफ्रीका के पिटिशन के ऊपर, जो एक कॉम्प्रोमाइज डिसीजन है, असल में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सीज फायर ऑर्डर करना चाहिए था गजा के लिए। इसराइल को मानना इसराइल ने नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री होती। मैंने पिछले वीलॉग में इसका जिक्र किया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सीज फायर ऑर्डर नहीं कर सकेगी बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बिकॉज ये कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सारे के सारे 15 जस्टिस जो 17 हैं, ये सब अपने ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़ाहिर है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी कंट्री होम कंट्रीज़ में जहाँ से आए हैं वहाँ अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ज़ायनिस्ट लॉबी का, तो ये इस तरह के फैसले नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज डिसीजन भी किया है, जो रूलिंग दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मैंने उनके प्रेसिडेंट की रूलिंग को म्यूजिक टू माई ईयर्स, जो मैंने कई दफ़ा उसको गौर पढ़ के मैंने उसको देखा है। जो प्रेसिडेंट हैं इसकी डोनाहू जो हैं कोर्ट की जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है इनका, डोनाहू ही उनका नाम है, एक सेकंड मैं देख लूँ, हाँ, जॉन ई डोनाहू का जो डिसीजन है उसको मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने इसको देखा है, एंड एवरी टाइम लिसनिंग टू दैट वाज म्यूजिक टू माई ईयर्स, बट दैट वाज अ मोमेंट ऑफ शेम। एक तरह से तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दैट मार्क्स अ मोमेंट ऑफ शेम फॉर द कमिंग जनरेशन, दूसरी तरह से दुख रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, और ख़ास करके इज़्ज़त माब जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के लिए, ये जो आईसीजे का डिसीजन है, इसको अगर गौर से देखेंगे कि आईसीजे जितने बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया है पावर के सामने, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ करते करते भी उन्होंने कोर्ट की इज्जत जो है वो रख ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसले निकल रहे हैं वहाँ अदालत की, कानून की, आइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, किसी किस्म की कोई इज्जत वहाँ पे मेंटेन जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं कुछ पाकिस्तानी डेवलपमेंट्स का सिर्फ जिक्र कर दूं, मैं इनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इनको पढ़ के आपको सुना देता हूं। एक तो कई घंटे पहले जो पिछला दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, वहाँ पे अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान की जो उनकी हमशीरा हैं, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर इमरान खान का एक पैगाम दिया जो अब तक खासी वेबसाइट के ऊपर है, जहाँ काजी फायज़ ईसा साहब के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 पिटिशंस तो आप खुदारा उठा लें। एक जो तोशा खाने के, मुझे राइट तो दें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, कि तोशा खाने का
जो फैसला है उसके वो जो सस्पेंड जहाँ पे सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ, जहाँ सेंटेंस सस्पेंड हुआ है लेकिन कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई, उस फैसले की जो अपील है उसको खुदारा सुन लें। और उसके अलावा वो जो बेतहाशा लोग मे 9 के बाद अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट की अपील है उसको कम से कम सुन लें, उनको तो कम से कम रिहाई दे दें। और उसके साथ एक बड़ी चुभती भी बात की है इमरान खान साहब ने, जो अलीमा खान ने वहाँ पे नशर की है, उन्होंने प्रोनाउंस किया बाहर आके कि मे 9 के हवाले से जब अदालत में सवाल उठा कि उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ कहा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, तो उसकी बहुत सी जो सीसीटीवी फुटेज है वो बताया जाता है कि गुम हो गई है। वो सीसीटीवी फुटेज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जिम्मेदारी है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो गुम हो गई है उसको हासिल करें, क्योंकि इमरान खान को तो शक है कि जिन लोगों ने वो फुटेज गुम की है या जिनके पास है ये फुटेज, वही असल में उन वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट वो है जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच जिसने पहले फैसला किया था मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जो पहले फैसला हुआ था अक्टूबर की 23 तारीख को, जहाँ 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले को इलीगल करार दिया था, ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट। फिर एक 6 मेंबर बेंच जो था उसने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया था, वहाँ पे एक स्टे ऑर्डर दे दिया था और मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल कर सकते थे। अब उस ट्रायल की बाकायदा एक हेयरिंग जो है उसकी अपील की वो शुरू हो रही है, जिसमें 6 जस्टिसेस हैं जिनके मैं भी आपसे नाम भी डिस्कस करता हूँ। ये एक डेवलपमेंट है जिसको सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं। फिर एक अदर डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को, शौकत बसरा को और परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दे दी है कि उनका नाम जो है उसको बैलेट पेपर पर रखें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला, जो पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो वकला मुझे सुन रहे हैं मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जितनी देर तक अतर मिनल्ला इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रोब था, उसका एक दबदबा था इंतज़ामिया के ऊपर, उसकी एक शान व शौकत थी, लोग उसको सीरियसली लेते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लोगों को पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मैटर करती है। पुलिस वाले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले, वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी फेडरल, वो डरते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल आपके सामने। बहरहाल अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि कहीं आइन में, कानून में ये नहीं लिखा कि अगर कोई एब्सकॉन्डर हो तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब इसके नतीजे में उम्मीद ये हुई है कि हमाद अज़हर जो है और मुराद सईद को भी शायद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके, लेकिन सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। एक और डेवलपमेंट वो है जहां तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने 28 जनवरी को अपना एक उन्होंने वर्चुअल कन्वोकेशन, वर्चुअल कन्वेंशन जो है, ये कन्वोकेशन जो है, कन्वेंशन, ये जलसा जो है, वो उसको ऑर्गेनाइज़ करने का उन्होंने फैसला किया है। उसके अलावा से ट्वीट्स वगैरह भी चल रहे हैं। फिर एक और डेवलपमेंट वो है जहाँ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर ये कंप्लेन की है, और ये हेडलाइन है ट्रिब्यून की भी और डॉन अखबार की भी, कि उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो बार बार डाउन हो जाती हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन बल्ले के जाने के बाद जिन वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की डिटेल रखी है, जहाँ पे डाल के अगर आप हल्का डालें तो आपको पता चल सकता है कि इस हल्के के अंदर पीटीआई का, एनए का, नेशनल असम्बली का कैंडिडेट कौन है और प्रोविंशियल असम्बली के 2 कैंडिडेट्स कौन हैं, उनके नाम और उनके निशान क्या हैं। तो ये वेबसाइट्स उनकी बार बार डाउन हो जाती हैं। उसके साथ ही डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा अजाब है और सोशल मीडिया को आने वाले दिनों में उसको मज़ीद रेगुलेट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने वो पहले अपनी जो मैंने दिबाचा मेरा था, जो मेरा प्रेफेस और इंट्रोडक्शन था, वो इन डेवलपमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट था। और मैंने कहा था कि मैं अपना ज़ब्त रखूँगा, कहीं मैंने धाड़े मार मार के रोना नहीं है इन डेवलपमेंट्स को देख के, हालांकि कि इनका जबर मैं महसूस कर सकता हूँ। अब जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, जो बड़ी डेवलपमेंट है जहाँ से कहानी शुरू होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जैसे कि मैंने कहा कि उनका एक कॉम्प्रोमाइज़ डिसीजन आया, जो असल फैसला हक का था, करने वाला जो वो नहीं कर सकते थे, वो तो ये करना था कि वो कहते कि इसराइल को सीज़ फायर का ऑर्डर देते। मानना इसराइल ने वो नहीं था, लेकिन इसराइल की एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन बहुत होनी थी, बहुत बड़ा इसराइल के लिए क्राइसिस होना था, वो उन्होंने नहीं किया। उनकी जो प्रेसिडेंट हैं जॉन ई डोनाहू, उन्होंने वो फैसला पढ़ के सुनाया, और ये 15/2 का फैसला है जिसके अंदर कोई 5 या 6 प्रोविजंस हैं जो इसराइल को, जिसका हुक्म दिया गया, ऑर्डर किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि लीगली बाइंडिंग है। अब देखना यह है कि इसराइल उनको मानता है या नहीं मानता। बहरहाल ये जो 6 प्रोविजंस हैं उसमें सीज़ फायर तो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जो भी प्रोविजंस दी गई हैं ये इसराइल के लिए अपेरेंटली, मैंने सब देखी हैं, मैंने गौर किया इस पर, जो कुछ अब तक पब्लिश हुआ इसराइल के पेपर्स में, जो डिस्कशन इसमें हो रही है मगरबी दुनिया में, वो मैंने देखी। और ये सारी की सारी प्रोविजंस जो हैं वो इसराइल के लिए बहुत एम्बेरसिंग है। इसलिए साउथ अफ्रीका ने जो ये केस लेकर गए थे, उन्होंने इसको वेलकम किया। एम्बेरसिंग इसलिए है कि मीनिंगफुल इनको इसराइल इंप्लीमेंट नहीं कर सकता,
और दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो पिटिशन थी जीनोसाइड के हवाले से, जो इसराइल की मेन प्रेयर थी कि इसे डिसमिस कर दें, डिसमिस नहीं किया, उन्होंने उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया। इसका मतलब है कि एक प्लॉजिबल पॉसिबिलिटी है कि इसराइल जो है वो जीनोसाइड कर रहा है। इन दी एंड शायद 4 साल इसने चलना है तो इसराइल असरअंदाज होगा, जीनोसाइड का फैसला शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं कर सकेगी, लेकिन इसराइल के सर के ऊपर एक तलवार जो है वो उन्होंने लटका दी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि गिवन दी सर्कमस्टेंसेस के ज़ायनिस्ट लॉबी की कितनी ताकत है और कितनी कोशिश की होगी अमेरिका ने, ज़ायनिस्ट लॉबी ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, तमाम मगरबी ममालिक ने कि इस डिसीजन के आउटकम को कंट्रोल करें, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी भी इज्जत रखी है। ये मैं कहता हूँ मोमेंट ऑफ शेम है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए और ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए कि वो पाकिस्तान के आइन की और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की और अपनी ही इज्जत नहीं करवा रहे हैं, अपनी ही इज्जत नहीं करवा रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। और मुझे बड़ा शक है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि जस्टिस मुनीर जो हैं उनकी जो कॉन्डमनेशन हुई है वो किताबों में हुई है, अखबारों में हुई है, ज़राए अबलाग में हुई है, बिकॉज़ वो एक मुख्तलिफ दौर था, चंद प्रिंट पब्लिकेशन और अखबार हुआ करते थे और उस वक्त इतना बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा आज़ाद दुनिया में फिर नहीं रहा था। कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के हर शहर के अंदर, मशरक़ वस्ती में। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो जस्टिस मुनीर जो हैं उनको एक पॉपुलर कॉन्डमनेशन नहीं मिली, उनकी कॉन्डमनेशन एकेडमिक थी, प्रोफेशनल थी, वकला और बार एसोसिएशन तक महदूद थी, लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, वो डिफरेंट एज थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से कंडक्ट किया अपने आप को, इसकी बड़ी उनकी बुरी लेगेसी डेवलप करेगी, इसमें मुझे रत्ती भर शक नहीं है। और इस वक्त उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सोशल मीडिया को 500 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनको डाल देंगे, उनको डरा रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, स्टॉप ट्रैवलिंग में डाल रहे हैं, स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं, अकाउंट सीज कर देंगे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारा जबर तो चंद हफ्तों, चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए जो मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आपने एक बड़ी डिफ़िकल्ट लेगेसी जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आपने अर्न की है, जिसकी टॉक्सिसिटी से, जिसकी पॉइजनस जो इफ़ेक्ट हैं उससे आप बिल्कुल भी महफूज जो हैं वो नहीं रह सकेंगे। अब मैं आता हूँ 6 प्रोविजंस पे। जब ये 6 प्रोविजंस आई तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बीबी नेतन्याहू, बेंयामिन नेतन्याहू ने भी 2 तकरीरें की। एक उन्होंने हिब्रियो में, अब्रानी ज़ुबान में की है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, बल्कि कहते हैं ना पंजाबी में कि माँ बहन कर दी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही जुल्म किया है, ऐसी तैसी कर दी है, बहुत उसके खिलाफ गम गुस्से का इज़हार किया। दूसरी उन्होंने एक बड़ी सोबर सी स्पीच की है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, और अंग्रेज़ी ज़ुबान वाली स्पीच में उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ को हमेशा अबाइड किया है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हमने इसराइल का भी नेशनल डिफेंस करना है और हम करते रहेंगे वगैरह वगैरह। और ये हमारे लिए बड़ा मोमेंट ऑफ शेम है कि हमसे इतना बड़ा जुल्म किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको जीनोसाइड के केस को एडमिट कर लिया है, क्योंकि इसराइल की तो प्रेयर ये थी कि इसको डिसमिस कर दें। अब वो 6 प्रोविज़न जो हैं वो हैं क्या, वो जो प्रोविजंस ये हैं कि गाज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनी है उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15/2 के फैसले में एक ग्रुप के तौर पे, एक एथनिक ग्रुप के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। और फैसला ये कहता है कि इसराइल की ये जिम्मेदारी है कि हर तरह से इसराइल ने इनकी ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द किलिंग्स। पॉइंट 1 है कि इनको किलिंग्स, इसराइल की जिम्मेदारी है कि किलिंग्स यहाँ पे ना हो, जिस तरह से भी इसराइल अपनी वॉर एफर्ट को कंटिन्यू करे। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इस ग्रुप के लोग जो हैं उनको बॉडीली और मेंटल हार्म उनको ना पहुँचे, यानी जिस्मानी और ज़हनी उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका फिर एक और पॉइंट यह है कि ऐसी कंडीशंस ऑफ लाइफ वहाँ पे ना पैदा की जाएं, ऐसी ज़िंदगी के हालात ना पैदा किए जाएं जो एक कैलकुलेटेड तरीका है जिसके ज़रिए आप इनकी जानो माल और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप तबाह करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसराइल वहाँ पे कर रहा है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। फिर एक चीज़ है कि इनका जो बर्थिंग प्रोसेस है, इनका जो पैदाइश का प्रोसेस है, कि इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि नस्ल कुशी हो रही है, बच्चे ही नहीं पैदा हो पा रहे, बच्चे ही मर रहे हैं, अस्पताल ही बंद हो गए हैं, जच्चा बच्चा का पूरा मामला जो है वो एक क्राइसिस का शिकार हो गया। ये इसराइल की जिम्मेदारी है कि जो सच्चा बच्चा का सिचुएशन है उसे इसराइल फैसिलिटेट करे और ऐसे हालात ना पैदा करे जहाँ की बर्थिंग प्रोसेस जो है वो ना हो। जो बेसिक सर्विसेज हैं, फूड की, मेडिकल, वाटर की, उनको रिज्यूम करना, उनको बहाल करना जो है वो भी इसराइल की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब इसराइल के लिए एक मोमेंट ऑफ शेम ये भी है कि ये जो डिसीजन आया है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के साथ डवटेल कर गया है। और आपको ये भी जहन में रहना चाहिए कि जीनोसाइड कन्वेंशन जिसके तहत ये केस लाया है साउथ अफ्रीका ने, ये जीनोसाइड कन्वेंशन भी जो होलोकॉस्ट था, जिसमें इंतहाई बदकिस्मती से ये बहुत ट्रेजिक इवेंट है जिसको मुसलमानों ने बहुत कम इसके साथ सिंपथाइज़ किया है, कि किस तरह से 6 मिलियन 60 लाख
यहूदी जो हैं उनको जर्मन नाजीज़ ने होलोकास्ट में उनको जला के खाकस्तर कर दिया, उनको मारा। तो ये जो जीनोसाइड कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, ये उसके रिस्पॉन्स में डेवलप किया गया था। इससे पहले जीनोसाइड का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इसराइल के लिए मोमेंट ऑफ शेम ये है कि उस जीनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसराइल के खिलाफ मुकदमा आया है, जिसे समात के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ये जो डिसीजन आया है ये होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के साथ डवटेल कर गया है। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गई सारी, इसके हवाले से सारी डिसीजन हो गई। मैंने शुरू में कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ डिसीजन है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ डिसीजन के अंदर भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने कम से कम अपनी तो कम से कम इज़्ज़त रखवाई है। अब मेरे सवाल हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नीचे और उनकी लीडरशिप के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट, कॉम्प्रोमाइज़ तो सुप्रीम कोर्ट को हर स्टेप पे ही करना पड़ता है। मतलब हम सबको ही ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ तो उमर अता बंदयाल साहब भी कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ तो एजाज़ुल एहसन साहब जिन्हें प्रेशराइज़ करके रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को तो डिफेंड करना था एजाज़ुल एहसन साहब को, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस होते हुए एजाज़ुल एहसन साहब को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया। कंपेयर करें उस ज़माने में जब उमर अता बंदयाल पूरी की पूरी अदालत को साथ लेके चले। गलतियाँ उनसे भी हुई, कॉम्प्रोमाइज़ उमर अता बंदयाल ने भी किया, लेकिन क्या उमर अता बंदयाल ने अपने बाकी जस्टिस की इज़्ज़त नहीं करवाई? एजाज़ुल एहसन साहब को जिस तरह से रिज़ाइन करने पे मजबूर किया गया, जिस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी के दोनों के पीछे पड़े हुए थे, एजाज़ुल एहसन साहब को और मज़ाहिर अली अकबर नकवी दोनों ही के ख़िलाफ़ ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना वेंडेटा रन कर रहे थे। सरदार तारिक मसूद साहब उनके साथ अपना वेंडेटा रन कर रहे थे। कॉम्प्रोमाइज़ तो आयशा मलिक ने भी किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो मुनीब अख्तर ने भी किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो याहिया आफरीदी ने भी किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो अतर मिनल्ला साहब ने भी किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो मंसूर अली शाह साहब ने भी किया हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही है, क्योंकि जिस किस्म की हकीकत है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया ये कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज़ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी किया है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के होते हुए जो कुछ हुई है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये सरेंडर सिर्फ सिपाही नहीं करते। ये जो पाकिस्तान के लोगों में है कि पाकिस्तान की फ़ौज के 40-50 हज़ार पता नहीं कितने थे, एक्चुअली 93,000 डेफिनेटली नहीं थे, 40-50,000 के दरमियान जो पाकिस्तानी सिपाह फंस गई थी फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, उसने जब सरेंडर किया तो लोग उसी को एक मोमेंट ऑफ शेम के तौर पे याद रखते हैं। उन बेचारे यंग लिeutenants और कैप्टन्स और मेजर्स का क्या कसूर, जिन्हें जहाज़ों में भर के वहाँ भेज दिया गया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मेरे बाप की और आप सबके वालिदैन की जनरेशन की ज़िम्मेदारी थी, उर्दू के ज़राए इब्लाग की ज़िम्मेदारी थी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया की ज़िम्मेदारी थी, कॉलम नवीसों की ज़िम्मेदारी थी, अखबारों की ज़िम्मेदारी थी। जनरल अयूब का वो फेलियर था, जनरल याहिया का वो फेलियर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेलियर था इन दी एंड, और वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो फिजिकल एक्ट था। ये जो अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के सारे ज़राए इब्लाग रोज़ कर रहे हैं, जो डॉन अखबार कर रहा है, जो ट्रिब्यून कर रहा है, जो ह्यूमन राइट कमीशन कर रहा है, जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कर रही है, ये पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, ये जो पाकिस्तान की सारी बार काउंसिल, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रहे हैं, ये भी सरेंडर है। ये कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा है, ये टोटल सरेंडर। ये उस सरेंडर से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है जो पाकिस्तान के यंग कैप्टन, मेजर और लिeutenants ने 1971 के अंदर किया था। तो बहरहाल अब इसको देख लें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सरेंडर जो है वो उधर से शुरू होता है जहाँ से वो बेंचेस क्रिएट करते हैं। ये जो अभी अपील सुनने लगा है बेंच सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले के ख़िलाफ़, जो फैसला एजाज़ुल एहसन साहब ने किया था, जिसमें एजाज़ुल एहसन साहब जो बेंच को लीड कर रहे थे, जिसके अंदर उनके साथ मुनीब अख्तर थे, उनके साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, उनके साथ आयशा मलिक थी, याहिया आफरीदी थे। उस बेंच ने जहाँ ट्रायल ऑफ सिविलियंस का जो था बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, उसको इलीगल करार दिया था, उसके ख़िलाफ़ जो अपील का बेंच बनाया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जिसे हेड कर रहे हैं सरदार तारिक मसूद, और जो उनके साथ मैं नाम आपको पढ़ के बता दूँ, उसके अंदर हैं अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, मुसरत हिलाली साहिबा हैं, हसन अज़हर साहब हैं और इरफान सादत साहब हैं। जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में कोई डिसीजन करवाना होता है तो उनका जो ये फेवरेट बेंच है, जो बिल्कुल वही करते हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चाहते हैं, तो ये बेंच आप क्रिएट कर देते हैं। यही वो सरेंडर है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। और मेरी तो बड़ी अभी भी दुआ है, मेरी मुझे उम्मीद नहीं है कि दुआ कबूल होगी, लेकिन दुआ मेरी यही है कि अचानक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस खौफनाक नाइटमेयर से उठें, उनको एहसास हो कि वो अपने लिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और पाकिस्तान की जो अंडर 25 जनरेशन है उसके लिए किस किस्म का मुस्तकबिल जो है वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ, समझ नहीं आ पा रही लोगों को, इसका इमरान खान से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं। ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। इसीलिए मैंने शुरू में
जुर्रत करके, गुस्ताखी करके मैंने ये कहा कि मेरी जो जनरेशन है, मेरे वालिद साहब की जो जनरेशन है और आप सब जो दुनिया भर में फैले हुए हैं एज 45 से 65 अबव, ये आप सबका फेलियर है जिसकी कीमत वो आने वाला पाकिस्तानी दे रहा है, जो बेचारा तड़प रहा है, जिसके पास मीनिंगफुल जॉब नहीं है, जिसके पास खाने को प्रॉपर कैलोरिक फूड नहीं है, और आप लोग यहाँ पर जाके जनरल साहब के लिए जाके इशाइये उनके अटेंड कर रहे हैं। एक जाबर और एक फासिक फ़िरौन जो है उसको आपने जाके उसको इज़्ज़त अफजाई की है, ये आपका फेलियर है। फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।